Hello students, hi, this is Pankaj Singh. Welcome to Trident's Chemistry, where we will learn topics of chemistry in conceptual and tricky ways. So, let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, करेक्ट? नाउ टुडे we'll complete the third atomic model, which is known as Bohr's atomic model. Like the last model जो था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट द पाथ वाज नॉट फिक्स्ड and that was corrected by the Bohr's atomic model. Understood? So जो बोर्स ने जो मॉडल डेवलप किया था, दैट वाज फॉर हाइड्रोजन एटम. इट वाज फॉर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन होता है. यस. तो जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ए मॉडल को फॉलो करेगा. सो हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. फॉर एग्जांपल, लाइक आपको पता है हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो He+, इसके जैसा बिहेव करेगा, मॉडल के लिए एप्लीकेबल होगा. लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो था कंसेप्शन था. ओके. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें समझना है कि हमारा जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था, इट वाज बेस्ड ऑन विच टॉपिक. लाइक क्या इसमें कंसिडरेशन क्या था और क्या ड्रॉबैक्स इसने कवर किए थे इसके रुदरफोर्ड के. करेक्ट? तो हमें देखना है. So just give me a second, let me draw these orbits. Just imagine the distance between the orbits are same, though I have not drawn in the proper way. Now, so according to Bohr's atomic model, it was the correction: electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in circular path called as orbit. तो देखो, अब उन्होंने फिक्स कर दिया. मान लीजिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियस. उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे रिवॉल्व कर रहा है? सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है. करेक्ट? वो कहां रिवॉल्व कर रहा है? सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है. तो अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि उस सराउंडिंग जिसमें सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसमें क्या बोलेंगे. तो बच्चों, यहाँ पे हमने नया टर्म पढ़ लिया, ऑर्बिट. ओके. सेकेंड पॉइंट, अब उन्होंने उसका नेमिंग कर दिया. मतलब जो ये ऑर्बिट्स है, इन्होंने उसको एनर्जी लेवल कंसिडर कर लिया. और उसको प्रॉपर नेम दे दिया. जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो क्या हो गया? के. सेकेंड ऑर्बिट है तो क्या नाम दे दिया? एल. थर्ड ऑर्बिट है तो क्या नाम दे दिया? एम. फोर्थ ऑर्बिट है तो क्या नाम दे दिया? एन. अब ये के, एल, एम, एन क्या है? These are known as shells. K shell, L shell, M shell, N shell. ओके. तो ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये K है, फिर L फर्स्ट, फिर M, फिर N, फिर O. अब बोर्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हर ऑर्बिट में हमारे पास क्या है बच्चों? शेल है. और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है? के, एल, एम, एन. और वो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे वो बढ़ते जाएगा. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है. और एनर्जी लेवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से. तो मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन इक्वल टू क्या है? 1. सेकेंड ऑर्बिट है तो एन इक्वल टू क्या है? 2. थर्ड ऑर्बिट है तो एन इक्वल टू क्या है? 3. फोर्थ ऑर्बिट है तो एन इक्वल टू क्या है? 4 है. तो
तो अगर मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना है तो मैं दूसरे टर्म्स में, दूसरे अगर मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5. To try to understand, according to Bohr's atomic model, electrons are revolving around the nucleus in the circular path called as orbit. That orbit is nothing but the energy level, and each and every energy level is connected with the certain type of shell. मतलब इट्स लाइक आप बिल्डिंग में इंटर कर रहे हो तो आप ऑर्बिट में जा रहे हो और उसके अंदर आपको पता है रूम्स है, फ्लोर्स है, तो उसको हम शेल मान लेंगे। अब आप फ्लोर्स में जाओगे तो आपको फ्लैट्स दिखाई देंगे, तो अब शेल के अंदर क्या होना चाहिए, सब शेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब शेल। तो ये हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे व्हाट आर सब शेल। पहले हमें समझना है शेल क्या होता है, ठीक है ना। थर्ड, अब एक चीज एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ इस बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से कि अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है तो कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखना बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन ऑर्बिट, ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो ऑर्बिट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल से। एनर्जी लेवल मतलब n इज ऑलवेज 2n स्क्वायर, इज ऑलवेज 2n स्क्वायर। तो अब जरा समझो, इफ आई एम चेंजिंग द पेज, इफ आई एम सेइंग द k, मैंने यहाँ पे लिख दिया के शेल, शेल रख दिया के एल एम एन ओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है। नाउ अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2n स्क्वायर। तो बस आपको सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। सो आई विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 32 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 50 इलेक्ट्रॉन। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यस yes? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब ये एनर्जी लेवल हम बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल जिसको हम क्या मेंशन कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको क्या याद रखना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन, क्या सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं बेटा, उस ऑर्बिट की कैपेसिटी ही कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कैपेसिटी ही 2 की है तो हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं रख सकते। देन सेकंड क्वेश्चन आएगा, सर सेकंड में कितना होना चाहिए, तो बेटा सेकंड में n इक्वल टू 2 हो जाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पर थर्ड, पर फोर्थ, पर फिफ्थ, सो दिस आर नोन एज शेल। क्वेश्चन, सर ये के एल एम एन ओ की जगह पे ABCD क्यों नहीं है, तो बेटा इन द बिगिनिंग जब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल बना था तो उन्होंने ही इसका नेमिंग किया था, तो ये तब से ही चला आ रहा है, तो इसका कोई रीजन नहीं है कि ABCD के फॉर्म में क्यों नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एवरीवेयर एज अ के शेल LMNO। और वो आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। नाउ आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, करेक्ट, यू ऑल आर गेटिंग दिस। थर्ड पॉइंट हो गया। अब जरा इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिट्स वापस से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बच्चों, तो अब इसमें सेंटर में मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज, मतलब हमारा जो न्यूक्लियस होता है, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस रख दिया। अब आप देख सकते हो कि ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो फोर्थ पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे, यस, फोर्थ पॉइंट क्या बन रहा है कि जितना हम दूर जा रहे हैं एनर्जी की वैल्यू उतना बढ़ते जाएगी। ओके, व्हाट वी कैन से, as we move away from the nucleus, energy level, or we can say
energy value is goes on increasing. करेक्ट, इट गोज ऑन, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हर एक इलेक्ट्रॉन को उसका जगह दे दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एवरी इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन प्लेस टू लिव और टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हर एक इलेक्ट्रॉन को उसको पता है उसका जगह क्या है। सो दैट प्लेस इज नोन एज stationary orbit. It's what is stationary orbit? Stationary orbit is an orbit जहां पे इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, यहां पे ऊपर मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट अ सेकेंड। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन will revolve for lifetime without radiating any amount of energy. What does it mean? No, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने डिस्कस किया था रुदरफोर्ड में कि भाई वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो कुछ समय रिवॉल्व करने के बाद उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे ऑर्बिट में, मतलब न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो हमने फिक्स कर दिया हर इलेक्ट्रॉन के पास, हर इलेक्ट्रॉन अपने खुद के स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मतलब जब तक वो अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है, जिसको हम उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, तब तक वो किसी भी प्रकार की एनर्जी निकालेगा नहीं। तो जब उसकी एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी तो एनर्जी कम ही नहीं होगी, एनर्जी कम नहीं होगी तो कभी वो न्यूक्लियस में गिरेगा ही नहीं, तो कभी भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो याद रहेगा। हाँ, क्वेश्चन, अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो कुछ समय तक के लिए वो हायर स्टेट पे जाएगा, हायर एनर्जी लेवल, हायर शेल पे जाएगा, बट वापस वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ओके, so when the energy is given to the electron which is in its own stationary orbit, it will jump to the higher state, it will jump to the higher state and fall down after some time. तो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, या आप उसको क्या बोल सकते हो बेटा, उसका खुद का ग्राउंड स्टेट बोल सकते हो, या उसको आप बोल सकते हो नॉर्मल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स लाइक आवर होम। क्या हम जब तक अपने घर में रहेंगे हम रेंट पे करने वाले हैं? नो, नॉट एट ऑल, राइट। तो अगर मैं अपने खुद के घर में रह रहा हूं, मैं रेंट क्यों पे करूंगा? हाँ, मैं किसी दूसरे के घर में रह रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पे द रेंट। इन द सेम वे, अगर इलेक्ट्रॉन को कोई जगह दे दी गई है, वो उसका खुद का घर हो गया, तो जब तक वो अपने घर में है क्यों रेंट पे करेगा, क्यों एनर्जी निकालेगा? लेकिन जैसे कि इधर हायर लेवल पे जाएगा तो आपने उसको एनर्जी दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसको किसी ने, उसके डैड ने या उसके पेरेंट्स ने उसको पैसे दिए, वो खुश हो जाएगा, ही विल बी मच एक्साइटेड, देन ही विल गो टू द मॉल एंड डू द शॉपिंग एंड कम बैक, राइट, he will come back. It's not like once he got the 10,000 rupees and he will never come back because उसको पैसे मिल गए, नहीं, this happens with the electron is the same. तो उस बच्चे को, उस इंडिविजुअल को जब पैसे मिलेंगे, वो जाएगा शॉपिंग करके वापस कहाँ पे आने वाला बच्चों? घर पे ही आएगा। इन दी सेम पैटर्न, अगर किसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मैंने दिया, वो जंप होके हायर लेवल पे जाएगा और वापस कुछ समय बाद वापस कहां पे आएगा? जहां पे वो बिलोंग करता है, जहां पे वो बिलोंग करता है, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आई होप you all got this now. Correct everyone? Yes? Fine. So this was the Bohr's atomic model. I hope you all have got this. Correct. Now we'll continue. मतलब नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल वी कॉल इट एज। अब इसमें देखो हमें समझना है, ऑलरेडी वी नो नाउ, द क्वेश्चन इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड
इन ऑर्बिट्स। हम उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? शेल बोल रहे हैं, करेक्ट। तो अब देखो बात को समझो, बहुत सिंपल सा फंडा है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, स्टिल विल डू। ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, fifth, and in this center what will have? Nucleus. And what is the charge of nucleus बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इसको बोल सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, के एल एम एन ओ। वैसे इधर क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टूड, मैक्सिमम number of electron in any given orbit is what बच्चों? 2n स्क्वायर। और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कैसे, करेक्ट। तो के शेल में कितना आएगा, एल में कितना आएगा, एम में कितना आएगा, एन में कितना आएगा, ये ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, अब तीसरे में 18। याद रखना, जब किसी का कोई ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है किसी भी एलिमेंट का, तो वो स्टेबल हो जाता है। जैसे आपने सुना रहेगा हीलियम, हीलियम के बारे में पता, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। फिर नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों? 2,8 लिखते हैं, बरोबर है। तो पहला ऑर्बिट भी कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है। देन आर्गॉन, तो हम इसको लिखते हैं 2,8, अब आप सोचोगे कि 18 होना चाहिए यहाँ पे तभी स्टेबल, नो, नया कंसेप्ट। अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि हम स्टेबल हो जाए? 8। ओके, ओके, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। सो व्हाट वी कॉल्ड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन required to become stable if sorry is 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं बोलूं n इक्वल टू 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 18 नहीं है तो स्टेबल होने के लिए अगर सिर्फ 8 भी मिल गया तो हम स्टेबल हो जाएंगे। n इक्वल टू 4 है तो मैं कितना आने वाला है 4 में? 32। 32 नहीं हो रहा, अगर 8 भी हो गया तो भी हम स्टेबल है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बोलोगे सर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है बट मैं पहले में नहीं भरना चाहता, मैं दूसरे में भरना चाहता हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि याद रखो, अगर हम बाल्टी में पानी भरते हैं तो क्या पानी पहले ऊपर भर जाता है या नीचे से भरता है? नीचे से भरता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated, electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shell मतलब सभी m भरेगा नहीं तब तक जब तक l नहीं भर जाता, और l नहीं भरेगा जब तक k नहीं भर जाता। अंडरस्टूड? तो k के लिए इनर शेल क्या हो गया? कोई नहीं है। l के लिए क्या होगा? k है। m के लिए क्या है? l है। n के लिए क्या है? m l k है। आर यू गेटिंग दिस? सो क्या हो जाएगा? इनर शेल आर filled. Okay, inner shells are filled and that is the shells are filled in stepwise manner. तो इसके लिए पहले पहला भर जाएगा, फिर दूसरा भरेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से इस ट्रेंड में आपका जो शेल है वो फिल होता है। Understood everyone? So this is how we have to understood how the electrons are distributed in the orbits. So if you all want, so I'll take few examples of elements like, और कुछ आप लोगों को भी खुद से करना है। लाइक हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है,
बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है ना। और उसके बाद कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, क्लोरीन का 9 है, नियॉन का कितना बच्चों 10 है। तो ये 10 एलिमेंट्स के लिए हम लोग चेक करते हैं कैसे यहाँ पे पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, जस्ट वेट फॉर इट। तो अभी जैसे समझो, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, let me draw the structure first, then I'll let you know in the detail how it is to be filled. ये एग्जांपल हम और लेंगे। यहाँ ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल रहेगा, मान लीजिए वो फास्फोरस ले लिया हमने 15। ओके, now try to understand the concept. How many electron? Let me first make the nucleus visible for you all. Because nucleus is very important part, like from the Rutherford we got to know that जो भी एटम का मास है दिस इज फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बरोबर, तो इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लिख रहा हूं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, इस पहले वाले में। अब पहले वाले की कैपेसिटी कितने की है, 2 की, इसके पास सिर्फ एक। अब हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे। अब क्या पहला वाला कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, यस, क्योंकि पहले वाली कैपेसिटी कितने की थी, 2 की थी। बिकॉज हमें पता है पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा 2। थर्ड, अब थर्ड में जाने के लिए आपको पता है ये 2 तो भर जाएगा, तो उसके बाद 2,1 लिखना पड़ेगा। तो पहले वाले में 2 जाएगा और दूसरे वाले में 1 जाएगा। अब दूसरे ऑर्बिट कैपेसिटी कितनी, 8 की है। तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम इसको लिखते जाएंगे 2,2, फिर 2,3, 2,4, 2,5, then 2,6, 2,8, 2,7 होगा क्लोरीन का, 2,7 एंड 2,8। अब फास्फोरस का क्या हो जाएगा बच्चों, 2,8, अब थर्ड वाले में तो 18 होता है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 8। तो अभी इनका कितना चल रहा है, 5 ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और साथ में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं और कितने बॉन्ड बना सकते हैं, कैसे कंबाइन होता है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। बात को समझिए, जो बाहर का ऑर्बिट, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट दिख रहा है, उसको आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं। तो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट के उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी क्या होती है, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बिकम स्टेबल। अब स्टेबल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब कैसे, अब इसको हम अदर डेफिनेशन हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो बात को समझो, आप लोग ही आंसर दोगे मुझे पता है। अब देखो, हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यस, व्हाट विल द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे समझो Ve मतलब होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और V मतलब क्या रहेगा, वैलेंसी, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। देन हीलियम, आपको पता है हीलियम के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो पहला ऑर्बिट था वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूंगा तो 0 बताना है, वैलेंसी बोलूंगा तो भी 0 बताना है। तो किसी से कंबाइन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नोबल मेटल, क्योंकि नोबल गैस है, स्टेबल है। अब जो मैं लिथियम की बात करूंगा तो मुझे पता है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन सबका भर लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा डिटेल में। ओके, नाउ अब बेरिलियम की बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, पहला 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। फिर बोरॉन की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर बाकी 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा। फिर कार्बन, पहले के 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, दूसरे में कैपेसिटी हमको पता 8 की है, तो हम ऐसे भर देंगे। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये कौन है, ऑक्सीजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4 5 6। तो फ्लोरीन 2 यहाँ पे जाएंगे बच्चों, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 यहाँ पे जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, कैपेसिटी 8 की थी, 8 भर गया, तो ये भी नोबल हो गया ना। अब फॉस्फोरस की बात करते हैं, 1 2 15 है टोटल बेटा, तो 8 इसमें जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाकी बचे, अभी 8 भर गया, तो अब नेक्स्ट ऑर्बिट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है थर्ड ऑर्बिट की, 18 है, लेकिन अपने पास कितने हैं फिलहाल इसमें 5, 1 2 3 4 5। So I hope you all are getting this. This is how the electrons are distributed in the orbits. Now we will focus on the valence electron and their valence. Okay, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम कैसे डील कर रहे हैं। नाउ अब थर्ड वाले में बात करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, आउटर मोस्ट में देखो, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, पूरा भरा नहीं है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितने टोटल, 1। अब बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी मतलब क्या है इसमें, अब अगर इसको स्टेबल होना है तो या तो दूसरे वाले में 8 करे, और 8 करने के लिए उसको 7 खींचना पड़ेगा, या तो एक वो लूज कर दे तो 2 बन जाएंगे हीलियम जैसा, तो भी स्टेबल, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। बेरिलियम में देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में 2 है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 2। वैलेंसी वापस सेम लिथियम जैसा ही सोचना है कि भाई गेम मुझे या तो 6 करूं तभी मैं 8 बनूंगा, या तो 2 निकाल दो, तो फायदा किसमें, हमेशा कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जाना है, फायदे के हिसाब से, तो लूज करने में ज्यादा भलाई है। बोरॉन का भी वही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है, वापस से 3 है, क्योंकि 5 गेन करना पड़ेगा, गेन ज्यादा करना लूज कम करना, तो आराम से जाएगा। कार्बन की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि इसको 4 गेन भी कर सकता है, 4 लूज भी कर सकता है, दोनों कर सकता है ये। अब जब नाइट्रोजन पे आते हैं तो यहां पे कंसेप्ट चेंज हो गया। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, बाहर देखो टोटल 8 चाहिए, 5 है तो 5 हो गया, लेकिन वैलेंसी की अगर बात करेंगे तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, या तो जो बाहर 5 है मैं लूज कर दूं, या मैं सिर्फ 3 गेन करके 8 बना दूं, तो मैं क्या करूंगा, 3 गेन करूंगा, बरोबर है। अब ऑक्सीजन में भी सेम ट्रेंड चलेगा बेटा, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन देखना है बाहर कितने हैं, और वैलेंसी के लिए हमें ये सोचना है कि स्टेबल होने के लिए मुझे दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है कितने, 6। अब या तो मैं 6 लूज करके 2 बन जाऊं, या तो 2 गेन करके मैं 8 बन जाऊं, तो मैं 2 गेन करूंगा। और इसमें बताओ, अब तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा हाउ वी आर डीलिंग नाउ। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 0, क्योंकि दूसरा ऑर्बिट भी भर गया, तीसरे वाले में कुछ है ही नहीं, और वैलेंसी इसका 0। फास्फोरस की बात करेंगे तो अब देखो, पहला भरा हुआ है, दूसरा भरा हुआ है, तीसरे में भी 18 चाहिए, लेकिन मिनिमम 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बाहर में 5 है, और वैलेंसी सोचना पड़ेगा, क्योंकि 5 है, 3 चाहिए स्टेबल होने के लिए, या 5 लूज कर दो तो 10 बन जाएगा, तो क्या करेगा, 3 गेन करेगा। तो बेटा आप ध्यान से समझो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखता हूं सो दैट अपना स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएगा, Ve, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक हो रहा है अपना वैलेंसी, जिसको हम सिर्फ इससे लिख रहे हैं V से। तो आई होप नाउ यू ऑल आर गेटिंग दिस, जस्ट अ सेकेंड, V। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने क्या ऑब्जर्व किया, ये स्टार्ट हुआ 1 2
3 4 5 6 sorry 5 then बेटा 6 आगे चला गया थोड़ा सा 6 7 और जैसे ही 8 हुआ 0 तो ये बढ़ रहा है बेटा। वैलेंसी में क्या ऑब्जर्व किया आपने 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 4 इज मैक्सिमम फिर क्या हो जा रहा है 3 2 1 0 so this is how the trends of valence electron moves and the valency moves understood everyone okay so this is how it works this is how electrons are distributed in the orbit now I hope आप लोगों को वैलेंसी का भी कंसेप्ट समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट समझ में आ गया yes everyone ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है एज अ होमवर्क यू ऑल कैन डू इट फॉर हाइड्रोजन मतलब जस्ट मेड अ चार्ट ऑल ऑफ यू जस्ट मेड अ चार्ट और फर्स्ट चार्ट में क्या होगा यहाँ पे एलिमेंट हम बना सकते हैं ठीक है उसको हम लास्ट में भी पढ़ सकते हैं नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर करेक्ट सो अभी हम वो स्टडी करेंगे जिसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों एटॉमिक टर्म्स आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया अच्छे से यस ठीक है तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे एक साथ हम कैसे इन सब चीजों को जोड़ सकते हैं तो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एटॉमिक टर्म द फर्स्ट पॉइंट इन द एटॉमिक टर्म इज व्हाट तो पहले तो समझ लो एक बात समझ लो कि किसी भी एलिमेंट को अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं सिंबॉलिकली तो मान लीजिए मैं फिलहाल के लिए उसको यहां पे क्या लिख रहा हूं एक्स जेड एंड ए तो z is my atomic number and a is my atomic mass number. What is z? Number of electron और प्रोटॉन मतलब किसी भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन इतना समझ लो व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन देखो सिंबॉलिकली मैं ऐसे लिख रहा हूं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन याद रहेगा सारे बच्चों को यस ओके फाइन तो अब जो फर्स्ट टर्म हम देखने जा रहे हैं यहां पे दैट इज एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों इसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब अगर मुझे एटॉमिक नंबर डिफाइन करना है तो क्या है दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन गिवन एलिमेंट ठीक है सेकेंड पॉइंट बहुत सिंपल टर्म्स है ऑलरेडी आप लोग को पता है फिर भी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं नेक्स्ट इज एटॉमिक मास नंबर दैट इज ए व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मतलब ऐसा लिख लिया हमने ठीक है अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट आपको देते मैंने उसमें बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है तो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ठीक है और याद रखना न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो मैंने पहले भी बताया है इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं क्लियर एवरीवन इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट न्यूक्लियॉन्स किसी ने पूछ लिया कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो ये आपको क्या करना है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही ऐड करके रख देना ठीक है अब जरा बात को समझो आई नो दैट
A is equal to इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी Z is equal to इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड A is equal to न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो Z की वैल्यू जितना है उतने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उतनी प्रोटॉन की वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ A is equal to न्यूट्रॉन प्लस Z, बिकॉज मैं पता है प्रोटॉन इज नथिंग बट Z। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ न्यूट्रॉन निकालना है तो मुझे A माइनस Z करना पड़ेगा। यस, तो ट्रिक बन गया। इलेक्ट्रॉन के लिए Z देखना है, प्रोटॉन के लिए Z देखना है, न्यूट्रॉन के लिए क्या देखना है बच्चों, A माइनस Z देखना है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर यू ऑल। तो अगर किसी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास नंबर पता है, यू कैन कैलकुलेट ऑल द नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन इट। करेक्ट? यस, समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी आर नाउ गोइंग टू सी इज आइसोटोप्स। ऑलरेडी आपको पता है what are isotopes? Yes, what are isotopes? We can say atoms of element having same atomic number but different atomic mass number. What is that? A, and what is this? Z are called isotopes. अब एग्जांपल देख लेते बेटा, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है, still I'll give you more example. हाइड्रोजन, राइट? जैसे अभी हाइड्रोजन है तो इसको 1 भी लिखा जा सकता है, 1 2 भी लिखा जा सकता है, 1 3 भी लिखा जा सकता है। इसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। बराबर है? देखो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। दूसरा क्या ले सकते हैं? C12, C13, C14। बराबर है? तीसरा मैंने और भी बताया था 8 16, 8 17, 8 18। okay, this is called isotopes. Now the next term is, और कैसे याद रखने का ट्रिक भी मैं बता देता हूँ आइसोटोप का। आइसोटोप, इसका जो पी है ना, पी को पकड़ लो। पी मतलब क्या याद रखना है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। बस हो गया, सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम प्रोटॉन। तो आइसोटोप में याद रहेगा आपको, अभी मुझे लगता है ना? ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट? फोर्थ राइट, फोर्थ टर्म्स known as isobars. What are isobars? Atoms of, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Atoms having same atomic mass number, मतलब A, but different atomic number, that is Z, are called as isobars. करेक्ट? एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे फास्फोरस ले लो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 52, एटॉमिक मास नंबर 32 है, और सल्फर का 16 है और 32। तो हो गया ना, एटॉमिक मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है। इसके अलावा आप आर्गॉन का ले सकते हो, 18 है, 39 है, पोटेशियम का 19 है, 39 है। तो इनका जो मास नंबर सेम है, ये अलग है। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ आइसोबार वर्क्स। एंड नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। अब जैसे इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइसोटोन से एन पकड़ लो, एन मतलब व्हाट? न्यूट्रॉन्स। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम having same number of neutrons, atoms having same number of neutrons। याद रखना आपको, ये सिंपल है। और आइसो मतलब समझ लो बच्चों, आइसो मतलब बेटा होता है सेम, बताना भूल गया स्टार्टिंग में, बट आइसो मतलब होता है सेम। क्लियर एवरीवन? एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे C14 ले लो, ओके, ऑक्सीजन का ले लो 816 ले लो, और नाइट्रोजन का भी ले लो, चलो 715 ले लो। तो जरा बात को समझो, इनके न्यूट्रॉन निकालते हैं सबके, ठीक है। तो इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा, तो न्यूट्रॉन पता है कैसे करना है, 14 माइनस 6 कितना आएगा, 16 माइनस 8 कितना आएगा 8, 15 माइनस 7 कितना आएगा 8। तो आई होप नाउ यू ऑल हैव गॉट दिस, व्हाट आर मीन बाय आइसोटोन्स, व्हाट आर मीन बाय आइसोटोन्स। एक और मैंने एक्स्ट्रा बताया था, वो मैं बता देता हूं, हमारे सिलेबस में नहीं है बट इन फ्यूचर यू कैन हेल्प यू, विच इज नोन एज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Molecules having same number of atoms and same number of electrons. This is for molecules. Molecules having same number of atoms and same number of electrons. देखो दो एक एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया N2 एंड CO। अब बात करो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7, 2 नाइट्रोजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में हो गए। अब इसमें बात करते हैं, तो कार्बन के 6 होते हैं, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, तो 6 और 8 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी 2 एटम है, और नाइट्रोजन के में भी कितने एटम है, 2 एटम है। तो देखो डेफिनेशन क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए, सॉरी आइसोस्टर्स हो गए। अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं तो N2O, यस। तो अब इसमें कितने एटम्स हैं, 3, इसमें कितने हैं, 3 है, बरोबर है। इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन के 6 होते हैं, ऑक्सीजन के 8, और 2 ऑक्सीजन है, तो 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 7, 7 दूनी 14, मतलब 2 7 जा 14, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये काम करता है। अंडरस्टूड एवरीवन, आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट, ओके, समझ में आ गया सारे बच्चों को, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए एज होमवर्क I'm just giving so that you will all be having the clear idea about how the number of electron is calculated, number of proton is calculated, number of neutron is calculated, K में कितना इलेक्ट्रॉन है, L में कितना इलेक्ट्रॉन है, S में कितना इलेक्ट्रॉन, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ऑलरेडी ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आप इजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूं, जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, बेटा ये किसके लिए है, जो आइसोटोप्स है, जो आइसोटोप्स। आपको पता है एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है, अलग अलग। जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूं, ठीक है। अब क्लोरीन में कैसा है, आपको पता है, क्लोरीन का एक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन एक जो मास है वो 35 है, एंड दूसरा जो क्लोरीन का आइसोटोप है उसका 37 है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना रहेगा मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास, तो मैं कौन सा मास लूं, वो मुझे कंफ्यूजन है। तो होता क्या है, इस वाले क्लोरीन का जो परसेंटेज है नेचर में वो 75% होता है, और इस वाले का 25% होता है नेचर में। तो अगर मुझे किसी का एवरेज, अब इस कंडीशन में, तो मैं तो ये 35 या 37 कोई एक तो यूज नहीं कर रहा, मुझे तो कोई एक ही चाहिए, दोनों तो यूज नहीं कर रहा मैं, है ना। तो मुझे उस केस में क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास। तो हम, आपने देखा रहेगा, याद होगा आपको, कि क्लोरीन का जो हम मास लेते हैं वो 35.5 लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं 35.5, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब कैसे, तो बहुत सिंपल है, दिस इज द फर्स्ट आइसोटोप एंड दिस इज द सेकेंड आइसोटोप। तो कैसे कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास, तो बहुत सिंपल है, देखो, एटॉमिक मास ऑफ Cl35 इंटू परसेंटेज प्लस उसका परसेंटेज कितना है, देन एटॉमिक मास ऑफ
क्लोरीन लिखना था बेटा यहाँ पे, क्लोरीन 37 क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 इंटू उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल 100 करना, तो कर लो अभी। तो कितना है, 35 वाले का मास 35 होगा ना बेटा, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, कितना आएगा टोटल 35.5 यू। यू तो आप लोगों को पता ही है, यूनिफाइड मास, यूनिट ऑफ द मास, करेक्ट, अंडरस्टूड एवरीवन, यस। ओके, so this was the ending of this chapter. So अब आप लोग को जो चार्ट प्रिपेयर करना है वो मैं बता देता हूँ, so that you'll be able to know each and everything about the elements. Still, if you have any doubts, we can clear it out. Okay, so I'll just make a table for you all right now here. Just let me select the line first. Okay, suppose यहाँ से मैं यूज कर लिया हूँ और फिर इसको मैं कैटेगराइज करूंगा। आपको एलिमेंट के सिंबल तो मोस्टली पता ही होंगे, तो सिर्फ यहाँ पे सिंबल लिखेंगे, फिर उसका एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास नंबर, फिर अब कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन, फिर कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रॉन। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर हम फाइंड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑटोमेटिकली हमें फाइंड करने आ जाएगा वैलेंसी। ओके, सो लेट मी राइट दिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट, फिर उसका एटॉमिक नंबर जिसको हम कैसे लिखेंगे Z से, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर, ये क्या हो जाएगा A से, फिर हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है Z, फिर हम प्रोटॉन करेंगे उसके लिए Z देखना है, फिर न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है A माइनस Z करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे A L M N। तो आपको पता ही होगा ना कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आता है, तो उसके हिसाब से आपको वहां पे लिखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा उसको समझने के लिए। A L M N, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी मस्ट नीड टू कैलकुलेट दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली वैलेंस। ओके, एलिमेंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, देन मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गॉन, potassium and calcium. So basically from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, oh I forgot this sulfur, I'm sorry, सल्फर आएगा बेटा यहाँ पे, फास्फोरस के बाद आएगा सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। तो आर्गॉन तक लेते हैं 16 17 18, ठीक है। अब एटॉमिक मासेस भी लिख देता हूँ 1 4 7 9 10 12 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा, मैच करते रहना बच्चों इसको, 19 नियॉन, 20 सोडियम, 23 मैग्नीशियम,
24, aluminum 27, silicon is 28, phosphorus 31, सल्फर 32, क्लोरीन। देखो अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेशन फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, वैसे हमें पता है 35.5 है, बट हम कितना लेंगे यहाँ पे 37 ले लेंगे और 39। इसके थ्रू आपको कैलकुलेट करना है सारी चीजें, ठीक है। और 35.5 के थ्रू भी कैलकुलेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। सो हियर वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर and all the best. Just see the video and try to understand the concept. Once you understand, will be very easy for you all, very easy for you all to understand this topic. Okay, thank you so much.